Hello everyone, I hope you all are good. My name is Shafak and I welcome you to this channel CS Trainer. As you know, हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज़ साइंस की स्टार्ट की हुई है अभी एंड उसमें हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो कवर किए। अब जो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स कुछ बचते थे वो हम आज एक साथ लेंगे। तो ये जो सेशन रहेगा अबो 50 क्वेश्चंस रहेगा and this session will be around topics like ecosystem, environmental pollution, respiration and transportation of water and minerals in plants. तो ये कुछ सब टॉपिक्स थे इनके आपके साइंस मॉड्यूल में, तो ये हमसे रह गए थे, तो आज हम इनको एक साथ पिक करेंगे सबको। इकोसिस्टम वाले पार्ट में हम एक तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब देखेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाले पार्ट में हम एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कुछ जनरल एमसीक्यूज देखेंगे, ओजोन डिप्लीशन देखेंगे एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड देखेंगे। तो सिमिलरली ये वाले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स जो है ये आपका न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जो है उसमें एक सब टॉपिक दिया गया है। आज के सेशन में हम क्वेश्चंस ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे एंड डिस्कशन कम करेंगे ताकि हम 50 क्वेश्चंस को विद इन टाइम फ्रेम कवर कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। हु कॉइन्ड द टर्म ecosystem? Ecosystem term coin की A.G. Tansley. The name of the Oxford ecologist was A.G. Tansley. ठीक है, A.G. Tansley ने ये 1935 में इस टर्म को कॉइन किया। ठीक है, and what do you mean by ecologists? Ecologists are the experts of ecology. And simple term में ecosystem किसको कहते हैं? Ecosystem is जब organisms एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जहाँ ऑर्गेनिजम्स मिल के रहते हैं विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जो मिल के रह रहे हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। Next question is, what are the two basic categories of ecosystem? Two basic categories of ecosystem are aquatic and terrestrial. ठीक है, aquatic related to water, ठीक है, and terrestrial is related to land. These are the two basic categories of ecosystem. Next question is, what is visualized as a functional unit of nature? Functional unit of nature बोला जाता है ecosystem को। Okay, next question is, what is the spatial pattern that occurs vertically? Vertically जो होती है मतलब layers में, उसको हम कहते हैं stratification. ठीक है, it is stratification. Strata का मतलब ही होता है layers. ठीक है, and इसके opposite अगर zonation देखेंगे that means in zones. Various zones में divide किया जाता है, जबकि strata में क्या होता है in layers. Next question is, which of the following is a type of a biotic component? Ecosystem के दो मेन components हैं abiotic and biotic. Biotic is related to life. ठीक है, life या living. तो इनमें से कौन है living? Consumers, producers and decomposers, they are all living. So the answer is all of the above. Next is, which of the following is not a type of a terrestrial ecosystem? Terrestrial is related to land. ठीक है, तो इनमें से सब लैंड के रिलेटेड है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी लैंड रिलेटेड है, ग्रास लैंड भी, टुंड्रा भी। वहाँ बचा मरीन। मरीन इस नाम से ही लग रहा है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंड, इट इज़ एक्वाटिक। तो वो पार्ट किसका है? एक्वाटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रेफर्स टू नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? नॉन लिविंग किसको कहेंगे? एबायोटिक को। ए का मतलब ही है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ लाइफ। बायोटिक इज लाइफ रिलेटेड, abiotic is absence of life. ठीक है, सो नॉन लिविंग कौन सा आएगा कंपोनेंट? abiotic. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय, इट वॉज गिवन बाय लेनमैन। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है ये 10% एनर्जी फ्लो? कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी फ्लो होती है वो सिर्फ 10% होती है, बाकी 90% वो अपने लिए, अपनी मेटाबॉलिक इसके लिए यूज़ करता है, और कुछ परसेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती है। सो सिर्फ 10% जो है वो आगे बढ़ती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। फॉर एग्जांपल देयर आर प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, उनसे
इस फ्लो को कहाँ होने जाना है, कंज्यूमर्स तक। तो ये जो फ्लो जाएगा कंज्यूमर्स तक, ये सिर्फ 10% जाएगा, ठीक है। बाकी या तो हीट फॉर्म में लॉस होगा या फिर वो अब बाकी पोर्शन खुद यूज़ करेगा, खुद यूटिलाइज करेगा। सो रिमेंबर द नेम ऑफ दिस person, Lindman. Next question is the mass of living material at a tropic level at a particular time, एक particular time पे, what do we call it? We call it standing crop. ठीक है, इसको बोला जाता है standing crop and it is expressed as biomass. ठीक है, it's expressed as biomass. Question is which of the following is the most stable ecosystem? Stable मतलब कि it undergoes less changes over a period of time. It is ocean. Ocean सबसे stable माना जाता है, जबकि deserts, forests या mountains, they usually undergo changes. Next one is the flow of energy in an ecosystem is always linear and it is unidirectional. ठीक है, remember this, linear and unidirectional. Next one is which one is not included in the abiotic component? Abiotic means जहाँ absence of life हो, तो absence of life यहाँ नहीं है, that is decomposers. Decomposers are part of biotic component of ecosystem. Okay, next one is natural ecosystem is always dependent on, natural ecosystem dependent किस पे होगा? Obviously solar energy पे। तो यहाँ पे बाकी options देख के ही समझ आ जाता है कि correct option क्या हो सकता है जब किसी को पता ना हो। तो use common sense, you can eliminate rest of the options and choose the correct one. अगला सवाल है द रीजन विच शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, जहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, न्यू स्पीशीज़, इट्स रिच न्यू स्पीशीज़ एंड एंडेमिक फॉर्म्स, तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। ठीक है, आंसर इज हॉट स्पॉट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैम्स आर यूज्ड फॉर, डैम्स किस लिए काम आते हैं? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, येस। रिड्यूसिंग रिवर स्प्लिटिंग, येस। Supplying irrigation water for agriculture, yes. So the answer is all of the above. Next one is which of the following are called as primary consumers? Primary consumers किनको कहेंगे हम? Primary consumers कहा जाता है herbivores को, ठीक है। Herbivores किनको कहते हैं? Organisms that eat plants. Plant eating organisms को हम herbivores कहते हैं, ठीक है। और plants खुद क्या है? Plants are producers. What are the first organisms in the food chain? फूड चेन शुरू किन से होती है? पहले ऑर्गेनिजम्स कौन है फूड चेन में? दे आर द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर दोज जो फूड बनाते हैं, वहीं से तो फूड चेन स्टार्ट होगी, लाइक प्लांट्स, ठीक है। जो भी ऑटोट्रॉफ्स है दे आर प्रोड्यूसर्स। चलिए अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? हमें बताना है एयर पोल्यूशन की मेजर सोर्स इनमें से कौन आपको लगता है? इट इज़ वॉल्केनिक इरप्शंस। सोर्स ऑफ पोल्यूशन ये सब भी है, लेकिन पूछा गया है एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स इनमें कौन है? सो इट इज़ वॉल्केनिक इरप्शंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन का मेजर कॉज बताना है, इट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। And what is the percentage of CO2 in atmosphere? It is 0.04%. ठीक है, रिसेंटली 2022 में रिकॉर्ड हुआ ये 0.04%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन? नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहा जाता है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई ना कर सके कि ये सोर्स कहाँ है, जहाँ हम लोग पिन पॉइंट ना कर सके कि ये पोल्यूशन जो है ये इस सोर्स से आ रहा है, तो उनको हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। तो फैक्ट्री जो है ये आइडेंटिफाइबल है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी आइडेंटिफाइबल है, स्मोक फ्रॉम पावर प्लांट ये भी आइडेंटिफाइबल है। सो रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइबल सोर्स नहीं है। सो इट्स आंसर इज डी, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज एसोसिएटेड विद एसिड रेन?
एसिड रेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सब हार्मफुल गैसेस या पोल्यूटेंट गैसेस जब मिक्स होते हैं विद ऑक्सीजन वाटर इन द एटमॉस्फेयर, तो इट कॉजेज एसिड रेन. Next question is, which of the following is a renewable source of energy and does not contribute to air pollution? Renewable source of energy भी है और pollution भी नहीं होता है. It is solar power. Okay, next one is, which of the following is the main cause of the ozone depletion in the atmosphere? We all know about ozone layer. Ozone layer हमें protect करती है from UV rays, ultraviolet rays. तो ozone की depletion का इनमें से major cause क्या है? That is chlorofluorocarbons. Next one is, which of the following pollutants is associated with smog formation? Smog क्या होता है? Smog is the combination of fog and smoke. ठीक है? And इसमें major pollutant कौन होता है? It is nitrogen oxide. Next one is, what is the main source of marine pollution? Marine या aquatic. Aquatic life या marine life को या marine pollution कैसे होता है? It is because of oil spills. Oil spills are usually because of like कोई ship डूब गई, कोई ship break हो गई या फिर leakages हो गए. तो while transporting oils, फ्यूल्स, तो ये जो ऑयल्स है ये फिर फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. इससे बहुत डैमेज हो जाता है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इन ऑयल स्पिल्स की वजह से. तो एक्वाटिक या मरीन पोल्यूशन जो है उसका मेजर कॉज है ऑयल स्पिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल किस वजह से सबसे ज़्यादा इरोड होती है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से. क्योंकि जब फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, वो उनकी रूट्स सॉइल को फर्मली होल्ड करते हैं. लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो सॉइल या जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है या क्रस्ट है वो फिर इरोड हो जाती है. ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किस वजह से होता है? मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स. जब भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, लाइक लीकेजेस या न्यूक्लियर रिएक्टर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हुआ, तो उस वजह से जो पोल्यूशंस होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स. Next question is, which of the following pollutants is associated with respiratory diseases in children? बच्चों में respiratory diseases इस वजह से सबसे ज़्यादा होता है and the answer is lead. lead की वजह से बहुत सारे respiratory diseases होते हैं like asthma, lung cancer, even cardiovascular disorders होते हैं क्योंकि ये physiological functioning जो है body का या respiratory system का वो disturb कर देता है. नेक्स्ट वन इज, ओजोन इज फाउंड इन द डैश. ओजोन एटमॉस्फेयर के किस लेयर में प्रेजेंट है? इट इज़ इन स्ट्रेटोस्फेयर. तो अगर ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट वाला जो है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर, एंड ट्रोपोस्फेयर के बाद ही आता है स्ट्रेटोस्फेयर. तो इस वाले लेयर में ओजोन जो है वो प्रेजेंट है. 90% ऑफ ओजोन यहीं पे प्रेजेंट है इस लेयर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक रूल बनाया गया 1987 में कि इट वाज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसमें ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट किया गया कि जो ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंसेस हैं ODS, उनको कम प्रोड्यूस एंड यूज़ किया जाएगा. सो इट वाज अ ग्लोबल एग्रीमेंट डन इन 1987. सो मॉन्ट्रियल इज रिलेटेड टू व्हाट? ओजोन लेयर डिप्लीशन. चलिए अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स वाले पार्ट पे. द क्वेश्चन इज, विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट इन जाइलम? जाइलम क्या है? इट इज़ अ प्लांट वेस्क्यूलर टिश्यू. ठीक है, इट इज़ ए टिश्यू जो कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, इसका जो फ्लो है वो क्या है? इट इज़ यूनिडायरेक्शनल. तो ये रूट से होते हुए रेस्ट ऑफ द पार्ट्स की ओर फ्लो करता है वाटर को एंड मिनरल्स को. नेक्स्ट वन इज, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय. कौन करता है इसको सक? इट इज़ रूट्स. ठीक है, फ्रॉम सॉइल ये रूट सक करता है और फिर ऊपर ले जाता है टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, जिसमें फिर जाइलम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? इट इज़ मेल्विन कैल्विन. ठीक है, मेल्विन कैल्विन को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. क्वेश्चन इज,
Plants lose water mainly by the process of, जो वाटर एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में वो स्टोमेटा से बाहर आता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. इट्स कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. तो इट इज डन थ्रू स्टोमेटा. Next one is water entering roots through diffusion is a passive absorption. ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू जो हो उसको हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल डैश इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है तो जो वाटर फ्लो है वो हो जाएगा फ्रॉम प्लांट टू एटमॉस्फेयर. सो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. This is called as diffusion. Next question is the main function of God cells is to help. God cells होते हैं स्टोमेटा के अराउंड. स्टोमेटा क्या है, जो लीफ पे ओपनिंग्स होती है छोटी छोटी, जहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है, जहाँ से फ्लो ऑफ वाटर जो है, एक्सेस वाटर इन द प्लांट जो है वो एक्सक्रीट होता है. सो ये जो स्टोमेटा है इसी के अराउंड ये गॉड सेल्स होती है. ये इसको ओपन या क्लोज करती है. तो ये किस चीज़ को रेगुलेट करती है, ये ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करती है. ठीक है, तो ये कंट्रोल करती है कि स्टोमेटा कब बंद रहेंगे एंड कब ओपन होंगे. तो इन शॉर्ट इसका मकसद क्या है गॉड सेल्स का, ये प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एक्सेसिव डिहाइड्रेशन ना हो जाए एक प्लांट को, एक्सेसिव वाटर रिलीज ना हो जाए प्लांट से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर टिश्यूज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड. देखिए, लीव्स तक तो पहुंच गया फूड फ्रॉम रूट्स. अब लीव्स से इसको बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना, ये किसका, इस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चंस को देखेंगे. गैस मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब थर्मल infrared radiations and are present in large quantities to alter the climate system is known as. उन गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करते हैं थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशंस को और क्लाइमेट सिस्टम को ऑल्टर करते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. इन शॉर्ट, इंफ्रारेड रेडिएशन से हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड फिर क्लाइमेट सिस्टम, जो हमारा क्लाइमेट है उसको ऑल्टर करते हैं, क्लाइमेट चेंज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिनसे होती है उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है. मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस. तो वहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन. अदर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स. इट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है, जबकि एनर्जी इनकी हाई होती है एंड दे कैन पेनिट्रेट थ्रू आवर स्किन एज वेल. सो आंसर ऑफ दिस वन इज अल्ट्रावायलेट रेज. सन के अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन बचाता है, इट इज़ ओजोन. Next question is which of the following greenhouse gases is present in very high quantities. सबसे ज़्यादा available greenhouse gas कौन है, it is water vapor. सबसे ज़्यादा water vapors atmosphere में present है and सबसे ज़्यादा trap करते हैं infrared rays को, infrared radiations को water vapor से. Next one is burning of fossil fuels result in. फॉसल फ्यूल्स आर लाइक कोल. जब इनको जलाते हैं व्हाट डज इट रिजल्ट इन, ऑक्सीजन बढ़ेगा, नहीं ऑब्वियसली नॉट. तो क्या बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं उससे. अगला सवाल है द GWP इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. किसी भी गैस का GWP का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कि उस गैस में कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का. तो वो किस पे डिपेंडेंट है, किन फैक्टर्स पे हाँ डिपेंडेंट है ये टर्म. एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इंफ्रारेड रेज, कि उस गैस में कितनी कैपेसिटी है कि वो, या कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इंफ्रारेड रेज को
कैप्चर करे। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, कितने लाइफ टाइम के लिए ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इट कैन एब्जॉर्ब, किस रेंज तक की इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है टू डिसाइड कि किसी भी गैस का GWP क्या है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसी GWP के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाइएस्ट GWP। GWP में फिर से कहती हूँ, इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। किस गैस में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है? इट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, और ये सबसे ज़्यादा टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और बहुत वाइड रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेज जो है, ये वेवलेंथ की रेंज जो है वो ये एब्जॉर्ब करते हैं। सो दैट इज़ वाई जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनका जो GWP है वो हाईएस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना एटमॉस्फेयर से और स्टोर करना, डिपॉजिट करना रिजर्वायर्स में। ठीक है, रिजर्वायर्स में इनको स्टोर करना। Okay, next question is which of the following is are the effects of the increased greenhouse gases। greenhouse gases बढ़ने से क्या problems आई? global warming हुई, yes। ozone depletion हुई, yes। smog and air pollution हुआ, yes। so the answer is all of the above। and with that we have come to end of this video, as well as हमने साइंस मॉड्यूल जो है वो आज कंप्लीट कर लिया है। हमने एवरी टॉपिक टच किया साइंस मॉड्यूल का, और कुछ ही दिनों में आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम भी है। आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, and in the end I would request you to like, comment and share this video and subscribe to this channel. I'll see you in the next video with a new topic. Till then, take care of yourselves. Goodbye. May God bless you all.